हेलो इन्वेस्टर्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था द बेस्ट लार्ज कैप फंड फॉर 2026 बाय फिनोलॉजी और उसमें ना एक पासिंग बाय डिस्कशन हुआ था ऑन इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स। और जब उस पे हम रिसर्च कर रहे थे ना तब ये आइडिया आया था कि लेट्स मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इंडेक्स फंड्स वर्सेस ईटीएफ्स एंड विच आर बेटर, क्योंकि अक्सर इन्हें एक दूसरे का ऑल्टरनेट कहा जाता है और ये कहा जाता है आप दोनों में से कोई भी ले लो। लेकिन दोनों में से कोई भी जब दो सिमिलर ऑप्शंस हों तभी तो डिसीजन पैरालिसिस आता है ना, तभी तो कंफ्यूजन आता है ना। तो इट्स आवर जॉब कि हम आपको एक डेफिनेटिव आंसर दें एंड द आंसर इज, मुझे कोई वीडियो के एंड तक आपको इस सस्पेंस बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आंसर आपको अभी बता देता हूं। द आंसर इज इंडेक्स फंड्स आर बेटर, ईटीएफ्स आर वर्स एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स। क्यों है ऐसा, क्या रीजंस हैं, वो अब आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। दिस इज प्रांजल कामरा, यू आर वॉचिंग फिनोलॉजी द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। अब देखो, जब ईटीएफ्स की बात होती है ना तो कई बार उसके बारे में कहा जाता है कि उसको दो एडवांटेजेस हैं। पहला, उसमें कॉस्ट इंडेक्स फंड्स के मुकाबले भी काफी ज्यादा कम है, और दूसरा, आपको ज्यादा कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से ही ईटीएफ्स को ट्रेड कर सकते हो। ये दोनों एडवांटेजेस हैं, मुझे डिसएडवांटेजेस ज्यादा लगते हैं। पहले अपन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। बहुत कन्वीनियंटली कई बार ईटीएफ्स के टोटल एक्सपेंस रेशियो को, टीईआर को, इंडेक्स फंड के टोटल एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर किया जाता है। अब आपको एक टेबल दिख रहा है। जब ऐसा होगा ना तो यस, ये लगेगा कि हाँ यार, इंडेक्स फंड तो महंगे हैं ईटीएफ्स के मुकाबले, बट असल में ऐसा है नहीं ना। ईटीएफ्स एक बहुत कन्वीनियंट तरीका है बहुत सारी कॉस्ट्स जो इंडेक्स फंड के टीईआर में इंक्लूडेड है उसमें से बहुत सारी चीजें हटा दो ताकि टीईआर कम दिखे, और फिर वो चार्ज खुद पे से ऑफलोड करके इन्वेस्टर पे डाल दो। जैसे इसे अपन अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। ईटीएफ को जब आप खरीदोगे तो आजकल कई ब्रोकर्स ने डिलीवरी पे भी ब्रोकरेज चार्ज करना शुरू कर दिया है। तो ईटीएफ पे टीईआर के ऊपर आपको ब्रोकरेज चार्ज भी करना पड़ेगा, चाहे ग्रो हो, अपस्टॉक्स हो। कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स पहले चार्ज नहीं लेते थे, अब लेने लगे। बाय द वे, अनलाइक बहुत सारे और ब्रोकर्स, जीरोधा में अभी भी इक्विटी डिलीवरी में कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो जीरोधा कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जब हम कॉस्ट कंपैरिजन पे आ रहे थे तो अनलाइक ईटीएफ जहां कई ब्रोकर्स के साथ आपको ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ जाएगा, इंडेक्स फंड में जब आप डायरेक्ट प्लान खरीदते हो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। इंडेक्स फंड में ना ये सारे चार्जेस नहीं है, इट्स एक्चुअली फ्री ओवर एंड अबव द टोटल एक्सपेंस रेशियो। आपको ये ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट प्लान लेना, रेगुलर मत लेना, उसमें कमीशन के कारण आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। तो ये तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा चार्ज था। दूसरा, जब आपको ईटीएफ्स लेने होते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। अकाउंट ओपनिंग भले ही फ्री हो, लेकिन लगभग सारे ब्रोकर्स एनुअल डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। ये 200 रुपए से लेके 500-700 रुपए तक हो सकता है। अब ये चार्ज के बारे में ऑनेस्टली आपको नहीं सोचना है और आपके लिए कौन नहीं है अगर आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है क्योंकि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन अगर डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है और आप सिर्फ ईटीएफ खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हो तो इट्स अ बैड डिसीजन। वहां पे भी इंडेक्स फंड्स को एडवांटेज है। इसके बाद चौथा चार्ज आता है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्ज। जब आप इंडेक्स फंड खरीदते हो तो ऐसा कोई चार्ज नहीं लगता। एएमसी को, जिस म्यूचुअल फंड कंपनी का आप इंडेक्स फंड खरीद रहे हो, वो जब शेयर्स को खरीदते बेचते हैं तो उन्हें वो लगता है वो सारे चार्जेस आपको एडिशनली पास ऑन नहीं होते, वो टीईआर में ना इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद पांचवा चार्ज होता है डीमैट डेबिट चार्ज। तो सीडीएसएल हो या एनएसडीएल, ये दोनों कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन जब भी कोई स्टॉक या सिक्योरिटी इनके अकाउंट से डेबिट होती है यानी आप उन्हें बेचते हो, तो ये दोनों ही कंपनियां एक डेबिट चार्ज लगाती हैं जो सीधा सीधा आपसे लिया जाता है, वो बाकी ब्रोकर के चार्जेस में इंक्लूडेड नहीं होता है। अब एक यूनिक चार्ज और होता है ईटीएफ्स में, ये है बिड आस्क स्प्रेड। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। देखो, जब आप इंडेक्स फंड खरीदते हो ना तो क्या होता है कि आपका फंड उस एएमसी के पास जाता है, वो आपको यूनिट्स अलॉट करते हैं, बदले में स्टॉक्स खरीदते हैं। लेकिन ईटीएफ्स में क्या होता है, आप हो सकता है किसी और सेलर से खरीद रहे हो, तो वॉल्यूम मेंटेन्ड रहे, चाहे प्राइमरी मार्केट हो वहां पे यूनिट्स अवेलेबल हो,
फॉर सेल और सेकेंडरी मार्केट में यूनिट्स अवेलेबल हो, वॉल्यूम हो, उसके लिए एक एंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स। मैं इसको सिंपली समझते हैं, जब आप इंडेक्स फंड खरीद रहे हो या कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, तो आप एएमसी में अप्लाई करते हो और वो म्यूचुअल फंड कंपनी या एएमसी आपको यूनिट्स देती है। आप डायरेक्टली एएमसी से डील कर रहे हो। जब ईटीएफ्स, चाहे आप प्राइमरी मार्केट में खरीदो या सेकेंडरी मार्केट से आप ईटीएफ खरीदो, तो आप एएमसी या म्यूचुअल फंड कंपनी से सीधा नहीं खरीद रहे हो। आप कोई और नॉर्मल सेलर हो सकता है या वो ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट है जिससे आप खरीद रहे हो। यानी एक मिडिलमैन पड़ जाता है और ये मिडिलमैन क्या करता है, बिड आस्क स्प्रेड का फायदा उठाता है। अब ये बिड आस्क स्प्रेड क्या है, टेक्निकल लग रहा है। अगर आप किसी जौहरी की, ज्वेलर की दुकान में जाओगे, तो जिस भाव में वो सोना खरीदते हैं आपसे, वो कम रहता है। जिस भाव में वो सोना आपको बेचते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। यानी जब आप बेचने जाओगे तो उसी चीज़ का कम भाव, खरीदने जाओगे तो वही चीज़ महँगे में। यही है एक मिडलमैन का बिड आस्क स्प्रेड। ये स्प्रेड किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन ईटीएफ्स में ये बिड आस्क स्प्रेड भी होता है, इससे भी आपकी कॉस्ट बढ़ती है। इनफैक्ट ये बिड आस्क स्प्रेड कभी-कभी तो बहुत छोटा होता है, लेकिन कभी-कभी आप सोच नहीं सकते उतना ज़्यादा हो जाता है। कुछ परसेंटेज भी 2, 4, 5% भी आपको एडिशनल कॉस्ट लग सकती है ईटीएफ खरीदने में। यानी हो सकता है आपने ₹100 का ईटीएफ खरीदा और आपको ₹95 की वैल्यू मिले, पहले ही दिन 5% कमीशन जिसे मैं कहूँगा वो कट सकता है। ये जो एपीज़ होती है ना, ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स, इनका बिज़नेस मॉडल ही ये है। मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कोई ईटीएफ ₹105 पे ट्रेड कर रहा है जिसकी एक्चुअल एनएवी ₹100 है, लेकिन डिमांड सप्लाई क्रंच है तो वो 105 में मिल रहा है और लोग एनएवी कई बार चेक नहीं करते। तो ये ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट क्या करेगा? ये ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट एएमसी के पास जाएगा, बोलेगा ये रहे पैसे, मुझे फटाफट से एक ईटीएफ बास्केट बना के दो ₹100 का। और वो एएमसी से वो ₹100 का बास्केट लेगा और तुरंत उसी दिन उसे ₹105 में बेच देगा। आपको ₹5 का नुकसान, एपी को ₹5 का फ़ायदा। ये बहुत ही सिम्प्लिफाइड एग्ज़ाम्पल है। इसके पीछे की टेक्निकैलिटीज़ को सिम्प्लीफाई करने के लिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया है ताकि आप कांसेप्ट को समझ सको। अगला प्रॉब्लम ईटीएफ्स के साथ, वो जो एनएवी वाली मैंने बात कही थी। देखो, हर दिन ईटीएफ्स का प्राइस ऊपर-नीचे होता है क्योंकि उसमें जो स्टॉक्स हैं, जो 25-30 स्टॉक्स हैं, उनका प्राइस ऊपर-नीचे होता है। लेकिन क्या हर बार आप जिस दिन उस ईटीएफ को खरीद रहे हो, उस दिन वो अपने रियल एनएवी पे ट्रेड कर रहा होता है? ज़रूरी नहीं है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि जिस वेटेज में जितने स्टॉक्स हैं, उनको मैं इंडिविजुअली अलग से खरीदूँ, तो वो पूरे स्टॉक शायद मुझे ₹5000 में मिल जाएँ, लेकिन उसका बास्केट ईटीएफ मुझे ₹5500 में मिल रहा है। मैं हर दिन चेक नहीं कर रहा ना कि ईटीएफ अपने एनएवी से मार्क टू मार्केट हो रहा है कि नहीं। तो हमें बार्गेन मिला या एक ग्लोरिफाइड एक्सपेंसिव बास्केट, ये वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। ये सारे झंझट, ये सारी प्रॉब्लम्स इंडेक्स फंड्स में नहीं है। अब एक सवाल और उठता है कि जब इंडेक्स फंड्स ऑलरेडी थे, तो ये ईटीएफ आए क्यों? ईटीएफ ना मोस्टली इन्वेस्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए ही नहीं। ईटीएफ्स आए फंड मैनेजर और एएमसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पता है कैसे? चलो बताता हूँ, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। द फिनोलॉजी म्यूचुअल फंड कोर्स अगले महीने लॉन्च होने वाला है फॉर फिनोलॉजी 1 मेंबर्स। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द मेंबरशिप कॉस्ट्स ₹299 अ मंथ। आप एक महीने में चाहो तो कोर्सेज कंज्यूम करके कैंसिल कर सकते हो, टिकर के प्रीमियम फीचर्स भी इस मेंबरशिप के साथ ट्राई कर सकते हो। मेंबरशिप ऐसे प्राइस की गई है कि हज़ारों, लाखों रुपए आपसे लेके आपको लॉक ना किया जाए। सिर्फ तब तक आप ₹299 अ मंथ हमें पे करें, जब तक आपको वैल्यू मिल रही है। एंड बिकॉज़ इट्स मंथली सब्सक्रिप्शन, हमारी टीम पे और मेरे लिए भी इंसेंटिव ये रहता है कि हम हर महीने आपके लिए वैल्यू और ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते रहें, सो दैट आप सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू करते रहें। सो वी कैन नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। फिनोलॉजी 1 मेंबरशिप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। द फिनोलॉजी म्यूचुअल फंड कोर्स विल बी लाइव नेक्स्ट मंथ, जहां इन डेप्थ इस तरह की चीज़ें जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी, म्यूचुअल फंड को पिक कैसे किया जाता है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, उसे स्ट्रक्चरली, कंसेप्चुअली समझेंगे और वो सीखेंगे जो सही है, फ्लफ और सोशल मीडिया नॉइज़ हटा के। अब जो मैं कह रहा था कि ईटीएफ्स को ना मोस्टली क्रिएट किया गया एक
एएमसी या म्यूचुअल फंड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने के पास 10 लाख के म्यूचुअल फंड हैं, आप उसका रिडम्पशन ऑर्डर लगाते हो। अब फंड मैनेजर को 10 लाख के स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे, जिस पे उसे टैक्सेस देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा और फिर आपको पैसा उसे देना पड़ेगा। तो ये सारा एडिशनल ब्रोकरेज, टैक्सेस, लिक्विडिटी ढूंढना कि कोई बायर मिले भी तो उन स्टॉक्स का, ये सारी प्रॉब्लम ईटीएफ्स में खत्म हो जाती है। आपने ईटीएफ यूनिट खरीद लिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप बायर ढूंढो। लिक्विडिटी की जिम्मेदारी एएमसी से हट के आप पे आ गई। आप जानो लिक्विडिटी है कि नहीं, एएमसी को कोई मतलब नहीं। फिर जब आप बेचोगे तो एसटीटी भी आप दोगे, ब्रोकरेज भी आप दोगे, बायर भी आप ढूंढोगे। तो ईटीएफ्स मोस्टली सर्व द इंडस्ट्री, नॉट यू। इसके अलावा एक पर्सनल ओपिनियन भी, देखो म्यूचुअल फंड ना बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, कभी कभी कोई रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करता है, और स्टॉक्स लोग शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए रखते हैं। तो जब एक ही ऐप में आपको ईटीएफ्स भी दिख रहे हैं जिससे आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है, और स्टॉक्स भी वहीं पे हैं, एक ही पोर्टफोलियो का हिस्सा है, उस ऐप पे सब एक साथ दिख रहे हैं, और आप ईटीएफ्स को एक क्लिक में अभी बेच भी सकते हो, तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं ड्यू टू 24/7 ट्रेडिंग अवेलेबिलिटी, और ऑल्सो बिकॉज वो रोज आपको दिख रहा है जब आप स्टॉक्स खरीद बेच रहे हो। तो आई वुड प्रेफर कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स वाले म्यूचुअल फंड एक अलग ऐप में रखो, और इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स आपकी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप में रहे, जिससे दोनों चीजें मिक्स ना हो। और इस कारण भी जब मैंने आपको ज़ीरोधा की बात की थी ना, तो मुझे पसंद है, क्योंकि अनलाइक कुछ और ब्रोकर्स ना, इसमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक वाले ऐप अलग-अलग हैं। म्यूचुअल फंड्स के लिए कॉइन, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए काइट। तो मेरे लॉन्ग टर्म गोल वाला इन्वेस्टमेंट ना मेरे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ लिस्ट नहीं होता, और मैं इम्पल्स में आके, फ़ियर में आके एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करता अपने लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स के साथ। सो इसलिए भी आई लाइक इंडेक्स फंड्स मोर, कि स्टॉक्स के साथ तो वो दिखने ही नहीं चाहिए। बट ये एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। मैंने स्ट्रक्चरली क्यों इंडेक्स फंड्स बेटर हैं, वो आपको बताने की कोशिश की है। बाय द वे, द फिनोलॉजी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026 वीडियोस अब हर हफ्ते रिलीज हो रहे हैं। 2 वीडियोस आर ऑलरेडी आउट, और अगले 4-5 वीडियो भी अगले 15 दिनों में आ जाएंगे। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। इससे यू वोंट मिस जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड नेम रिवील होगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।